हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जो कि वे सभी स्टूडेंट्स एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 004 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा रहे हैं जो आप सभी के एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप लोगों की तैयारी हो चुकी है तो आप अपने आप को रिवाइज करें, और लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक के बारे में तो वो अपना 5 से 7 मिनट इस वीडियो को देखकर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी के पेपर में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ज्यादा नहीं लिखना, पर जितना लिखना है उतना रेलेवेंट मैं आप सभी को इस वीडियो में जरूर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो है कौन, और साथ ही साथ में उनके क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उनका भारतीय राजनीति पर भी और साथ साथ पाकिस्तान की राजनीति में भी काफी लंबे समय तक उनका प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि आजादी से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो ये भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय जो है उन सभी के लिए राजनीति करने वाले या अनुयायी थे, एक तरीके से ये अगुवाई करता थे। ध्यान रखना आप सभी को। लेकिन आजादी जैसी हमें मिली उसके साथ ही हमें विभाजन भी मिला, बंटवारा हुआ, सेपरेटाइजेशन हुआ, देश के दो टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। दो भागों में देश विभाजित हो गया और इसके बाद में ये पाकिस्तान क्या है चले जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है कि मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने तर्क दिया था कि भाई मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग ही देश होना चाहिए, उनके लिए एक अलग ही संवैधानिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि उनके धर्म जो है मुस्लिम धर्म के 7 नियमों जो है वो बिल्कुल मैच नहीं खाते, इसीलिए उनके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। इन अलग अलग कौम के आधार पर इन्होंने दो अलग अलग राज्यों की डिमांड करी, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के अलग। इसी को हम द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखना है कि भाई इन्होंने घोषणा करी कि भाई हम मुस्लिम भाई जो है अपना एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म जो है यहाँ बताया गया है कि 25 दिसंबर 1876 में कराची के जिन्ना भाई अत्यंत धनी परिवार में घराने में इनका जन्म हुआ था। कराची और मुंबई में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में कानून की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए। 18 वर्ष की जब उनकी एज हो गई तो उन्होंने अपनी जो भी एजुकेशन थी वो ग्रहण कर ली, और 2 वर्ष क्या करते हैं वो रहकर वहां पर औपचारिक रूप से जैसे लॉ की पढ़ाई करी, कानून की पढ़ाई करी, तो वहां पर वो अपना एक्सपीरियंस ले रहे थे। इसके बाद में 20 वर्ष की आयु में वो भारत लौट आए और कराची में पहली बार और बाद में मुंबई में कई बार ये हम देखते हैं कि भाई अधिवेशनों में या फिर बड़ी बड़ी जो बैठकें होती है राजनीतिक, उनमें इनका मुख्य रूप से भूमिका रहा। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे चलकर आगे हम देखते हैं 1906 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजनीति में ये शामिल हो गए। 1906 में कांग्रेस के साथ में, ये साथ का मतलब ये है कि कांग्रेस जो अगुवाई कर रही थी उसमें थोड़ा बहुत इनका रिलेटेड दिखाई, उनके साथ ही इनके संबंध दिखते हैं। लेकिन ये लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे चलकर कांग्रेस के जब अधिवेशन होने लगे तो उसी वर्ष जो है दादा नौरोजी भाई वो इनके सचिव बने, और उन्होंने क्या कहा कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने। और साथ ही साथ में आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर दो तरह की विचारधारा बनने लगेगी। एक ऐसे लोग जो नरमपंथी है और ऐसे लोग जो गर्मपंथी है, ऐसे लोग जो हिंदू समर्थक है, ऐसे लोग जो मुस्लिम समर्थक है, ऐसे लोग बनने लगे और जो थोड़े से राष्ट्रवादी हिंदू प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, भाई दो भागों में विभाजित हो गया। एक नरमपंथी, तो नरमपंथी में आप सभी को ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। और इसके अलावा जो गर्मपंथी में है लोकमान्य तिलक, जिसे आपने लाल बाल पाल के नाम से सुना होगा, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और जो है ये तिलक। तो इन्होंने इस तरीके से किया। और आगे चल के 1909 में हम देखते हैं कि जिन्ना के साथ में आगे चलकर जो है इंपीरियल है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। और साथ ही साथ में हम देखते हैं यहाँ पर भारत के अंदर एक तरफ कांग्रेस पार्टी अगुवाई करने वाली हो गई थी हिंदू की या पूरे देश की, दूसरी तरफ मुस्लिम लोगों का समर्थन करने के लिए आगे चल के हम देखते हैं 1909 के करीब में ही हम देखते हैं क्या है, मुस्लिम लीग 1906 में पृथक निर्वाचिका, इस तरीके से इसकी स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना
होनी शुरू हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1913 में मोहम्मद अली जो मौलाना मोहम्मद अली और वाजिर अली के सुझाव में मुस्लिम लीग में ये क्या हो गए थे, 1913 में ये शामिल हुए। पहले इसमें थे, कांग्रेस पार्टी में ही थे, और धीरे धीरे जब ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए थोड़े बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आपने ये देखा। और मुस्लिम की एकता पे इनका क्या विचार है, तो ध्यान रखना है, सर सैयद अहमद खां की तरह जिन्ना भी मुस्लिम का कल्याण चाहते थे, यद्यपि मुस्लिम का सरोकार हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर नहीं था। यानी कई लोगों का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम की भलाई इसी में है कि वो दोनों एक साथ रहें। कई लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम के लोग हैं, तो भाई उनको अलग अलग ही रहना चाहिए क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग है। वास्तव में यहाँ पर 1937 में एक बारी प्रांतीय चुनाव हुए। अब सभी को मैं बता दूं, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, उसमें से 8 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली। अब इस प्रांतीय चुनाव में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गया, इन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कल को हो सकता है कि भाई ये हमारी मांगों को, हमारी चीजों को अनदेखा करें और कल को हम पे अत्याचार करें, जिस तरीके से मुस्लिम रूलिंग टाइम पीरियड पे हिंदुओं पे अत्याचार किए गए थे। इसीलिए इन्होंने अपनी एक अलग ही देश की डिमांड कर दी। साथ ही साथ में अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर लोगों को तोड़ के रखने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी। पहले कांग्रेस पार्टी बनाई, फिर इसके बाद मुस्लिम लीग, इस तरीके से अलग अलग पार्टी बनाई ताकि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे और हमारा शासन जो है वो एक अच्छी तरीके से शासन चलता रहे। इसके अलावा 1916 में 1916 में हम देखते हैं कि भाई लखनऊ समझौता होता है। 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता हुआ। इस लखनऊ समझौते के अंदर हम देखते हैं हिंदू और मुस्लिम, कौन, हिंदू और मुस्लिम के बीच में उन दोनों की एकता की बात हुई थी। यहाँ पर क्या चीज की बात हुई थी, हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात हुई। और यहाँ पर इन्होंने एक बात कही थी कि भाई मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक होने की वजह से इनके साथ दोयम दर्जा हो सकता है। इसीलिए ऐसे स्थान जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है इनके लिए कुछ सीटें क्या कर दे, आरक्षित कर दे, ताकि वो लोग भी अपना रिप्रेजेंट कर सके। या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम ज्यादा रहते हैं तो मुस्लिम ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जहाँ पर मुस्लिम कम है तो वहाँ के लिए भी हम थोड़ा बहुत इनके लिए आरक्षण कर दें ताकि इनके बीच में संघर्ष हो ही ना। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने जो है बंगाल और पंजाब के जो हिंदू थे उनके लिए भी ज्यादा सीट स्वीकार की थी। भाई ऐसा नहीं कि एक जगह पर उसके लिए आरक्षण दिया, तो ऐसी जगह हिंदुओं के लिए भी आरक्षण जहाँ होना चाहिए वहां पर इन्होंने उनके लिए भी आरक्षण के बारे में बात कही थी, ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो देश को तोड़ने का काम करती है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें एक साथ संगठित होकर सभी के सभी को रहना है। इसके अलावा इस्लामी लहर के कारण कई भेदभाव जैसी व्यवस्था हुई, कई बार एक दूसरे के विपरीत भी हो गए थे। और इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर गांधी जी जो है और साथ साथ में मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके विचार ज्यादा थोड़े मिले नहीं और आगे चल के भारत जो है उसका विभाजन हो जाता है। हालांकि जिन्ना जो है वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन बट फिर भी सहमत किस बात से नहीं थे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत के अंदर मुस्लिम और वहाँ के लोग, मुस्लिम दोनों एक साथ रहे। इनका कहना था कि भाई जो है कल को हो सकता है कि हमें दबाया जाए, इसलिए हमें पहले ही अलग कर दो। इन्होंने अपने देश के लिए अलग ही डिमांड कर दी थी, ये आप सभी को याद रखना है। मुस्लिम लीग और जिन्ना, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। 1919 का जो अधिवेशन हुआ है ना, और इसके अलावा जब साइमन कमीशन का द्वारा भारत में आने की बात हुई थी उस जगह पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है जिन्ना ने निभाई थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो है दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक गुट जो है पंजाब में जो है मोहम्मद शफी एक का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। दूसरी ओर का मुस्लिम लीग का जो है शफी गुट जो है वो क्या कर रहा था, सहयोग देने में था, बल्कि जिन्ना जो है उन्होंने इसका बहिष्कार किया। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे वो कुल मिलाकर तोड़ के रखना चाहते थे हम लोगों को और साथ साथ अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते थे और ये दिखाना भी चाहते थे कि हम इनसे बेहतर है, हम हमारे बीच में फूट डालने का भी कार्य करते थे। इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी इनका समर्थन दिया ही नहीं था। तो ये मुख्य बात थी इस चीज के बारे में। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद में इन्होंने कहा था कि एक संविधान जरूर होना चाहिए, संविधान जैसी चीज होगी तो ही हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई व्यवस्था जो है वो व्यवस्था बनी रहेगी, अन्यथा व्यवस्था बनी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी चीजें कुछ देखते हैं सिंपली।
ओके, इसके अंदर एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और देखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप लोग लिख लोगे तो ये भी आपका अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छा है। इन्होंने कहा था सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाए। पृथक निर्वाचिका के सपोर्टर थे ये। इन पृथक निर्वाचिका क्या थी इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, उनका कहना था कि भाई पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। और साथ ही साथ में मोहम्मद अली जिन्ना का भी कहना था कि भाई मुस्लिम लोग जो है उनका रिप्रेजेंट कौन करेगा, हिंदू तो करेंगे नहीं, तो इसलिए मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग ही पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। मुस्लिम कैंडिडेट स्वतंत्र होकर उन्हें चुन सके और जो है हिंदू लोग हिंदू को चुन सके। इस तरीके से पहली बात तो सिंध को जो मुंबई प्रेसिडेंसी उससे अलग किया जाए। भारत के अन्य जो प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले इलाके है ना, वहां पर उनके लिए कुछ दशा जो है, स्थिति जो है सुधारी जाए। इसके अलावा बंगाल और पंजाब में जनसंख्या आकार के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे मुस्लिम जहाँ पर आने चाहिए वहां पर मुस्लिम। इसके अलावा रिजर्वेशन की भी इन्होंने बात करी थी। तो ये आप सभी को याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आप सभी को याद रखना है इनसे रिलेटेड, और आपके पेपर में यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया। भाई देश में दो प्रकार की बहुसंख्यक आबादी थी, एक मुस्लिम और एक हिंदू। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में क्या कर दिया जाए, देश का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन ये बंटवारा इतना आसान नहीं रहा। इस बंटवारे के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। देश का विभाजन, ना केवल विभाजन हुआ बल्कि देश के संसाधनों का भी विभाजन हुआ, कई सारी चीज़ों पे समझौते हुए। तो इस तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफ़ी रेलेवेंट भी बन जाता है। इसीलिए ये आप सभी को याद रखना है, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों के लिए जो और वीडियो है वो जल्दी आ जाएगी। द्विराष्ट्र सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि भाई दो धर्म की वजह से ही देश का विभाजन होगा, एक हिंदू और एक दूसरा है मुस्लिम, दूसरा है आप सभी का मुस्लिम। इन दोनों धर्मों की वजह से ही इसका क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।